जय भारत, जय राजस्थान। दोस्तों, मैं मनोज पवार, मिशन रीड इस क्लास में आपका स्वागत है। हमने मुगल राजपूत संबंध को पढ़ना प्रारंभ किया है और पिछले वीडियो में हमने देखा था अकबर द्वारा आयोजित किया गया नागौर दरबार, और साथ ही साथ में हमने वहाँ समझा था कि अकबर के मारवाड़ के शासकों के साथ में संबंध किस प्रकार के रहे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अकबर के मेवाड़ के साथ में संबंध, और अकबर के मेवाड़ के साथ में जो संबंध रहे उसी में विश्व के इतिहास में प्रमुख हल्दी घाटी का युद्ध भी शामिल है। वीर शिरोमणि मेवाड़ धरा के हिंदुआ सूरज और महानतम व्यक्ति जिनको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है, मेवाड़ के ऐसे शूरवीर महाराणा प्रताप के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है, टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है अकबर वर्सेस मेवाड़। अकबर और मेवाड़ के राजपूत शासकों के संबंध किस प्रकार के रहे, तो अकबर वर्सेस मेवाड़ देखेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था, इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया था, तब बताया था कि मुगलों के राजपूतों के साथ संबंधों को तय करने वाली 3 नीतियां मुगलों द्वारा अपनाई गई, जिसमें पहली नीति थी वैवाहिक संबंध, जिसमें हमने आमेर के भारमल को पढ़ा और भगवान दास को पढ़ा। दूसरी जो नीति रही वो रही थी उच्च मनसब के या उच्च प्रशासनिक पदों की नीति, उच्च प्रशासनिक पदों के संबंधों की नीति। तो उसमें हमने देखा मान सिंह को और बीकानेर के राय सिंह को। अब हम देख रहे हैं युद्ध की नीति, और युद्ध की नीति सर्वप्रथम और सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से जिसने अपनाई थी मुगलों के प्रति, वो थी मेवाड़ रियासत। तो देखेंगे यहां पर अकबर के साथ में संबंध। तो यहाँ महाराणा प्रताप से पहले हमें उदय सिंह को भी जानना, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस मेवाड़ पर होने वाले अकबर के आक्रमण से भी निकल करके आते हैं। कौन कौन से लोग उस युद्ध में शामिल हुए मेवाड़ की ओर से, और उनकी क्या भूमिका रही, इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे गए। तो हमारे रीड के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा, तो इस पर हम एक चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले उदय सिंह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। उदय सिंह महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा के पुत्र थे, सांगा के पुत्र। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सांगा के पश्चात सर्वप्रथम रतन सिंह गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन अहेरिया उत्सव के दौरान सूरजमल हाड़ा के साथ में अहेरिया उत्सव मनाते हुए, लड़ते हुए वे वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। रतन सिंह के बाद में अल्पवयस्क विक्रमादित्य गद्दी पर बैठते हैं। विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य की नाकामियों को और उनकी अयोग्यता को भांपकर बनवीर, क्योंकि विक्रमादित्य के समय में ही कर्मावती जब संरक्षिका होती है तो गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है, जिसमें बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है और कर्मावती के द्वारा जोहर व्रत का पालन किया जाता है। ये घटना 1534 की है, और विक्रमादित्य की अयोग्यता को भांपकर पृथ्वीराज सिसोदिया का औरस पुत्र बनवीर विक्रमादित्य से चित्तौड़ की गद्दी को हथिया लेता है, और विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात वो अल्पायु उदय सिंह की हत्या करने के लिए भी पहुंचता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, और मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली पन्ना धाय के बलिदान के कारण वो अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है और उदय सिंह की रक्षा करती है, और उदय सिंह को सुरक्षित कीरत बारी के हाथों कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा दिया जाता है, जहां आशा देवपुरा उसे अपने संरक्षण में रखते हैं। और फिर आगे चल करके हम बात करेंगे। देखिए, विक्रमादित्य के बाद में चित्तौड़ की गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठे हैं बनवीर, और बनवीर से पुनः उदय सिंह 1540 के अंदर चित्तौड़ को प्राप्त कर लेते हैं। यानी चित्तौड़ पर उदय सिंह का पुनः अधिकार 1540 में हो जाता है। और उदय सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, और उसी को अपनाया था आगे चल करके मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने। लेकिन अगर पूछा जाता है कि राजपुताने में सबसे पहले छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करने वाला शासक कौन था, तो वो था उदय सिंह। तो यहां पे लिखेंगे अपन छापामार पद्धति का प्रथम प्रयोगकर्ता। प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो उसमें आपको बताना है नाम सीधे से, उदय सिंह।
देखिएगा साहब, 1540 में बनवीर से ये चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और अभी वो चित्तौड़ की गद्दी पर यथावत स्थापित हुए ही नहीं हैं। उसी समय के अंदर 1543 में दिल्ली पर यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठे अफगान शासक शेर शाह सूरी की नजर चित्तौड़ पर पड़ती है। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी वही है जिनका वास्तविक नाम फरीद है और फिर इन्हें शेर खान की उपाधि से नवाजा जाता है और उसके बाद में जब वो हुमायूं को युद्ध में परास्त कर देते हैं तो शेर शाह की उपाधि को धारण करते हैं। तो यही शेर शाह सूरी चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं 1543 पर। आक्रमण करते हैं का मतलब आक्रमण की योजना बनाते हैं, अपनी सेना का पड़ाव चित्तौड़ के आसपास डालते हैं और उस आक्रमण के भय से उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां यानी चाबियां शेर शाह सूरी को सौंप देते हैं और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अफगान अधीनता को स्वीकार करने वाला राजपुताने का पहला शासक कौन था, तो वो भी नाम निकल करके आता है उदय सिंह। तो उदय सिंह के संदर्भ में दो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। राजस्थान या राजपुताने में छापामार पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता उदय सिंह और अफगान अधीनता को स्वीकार करने वाला राजपुताने का पहला शासक, तो वो भी उत्तर में आएगा आपका उदय सिंह। तो उदय सिंह ने 1543 में शेर शाह सूरी के आक्रमण के भय से चित्तौड़ दुर्ग की कुंजियां उसे सौंप दी। तो शेर शाह सूरी ने अपने एक प्रतिनिधि जिसका नाम था खवास खां को चित्तौड़ दुर्ग में नियुक्त कर दिया प्रभारी के तौर पर। और जब शेर शाह सूरी की मृत्यु का समाचार, शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर युद्ध के अंदर। यानी कालिंजर युद्ध के अंदर जब तोप का गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर पुनः लौटा और जहां पर बहुत सारे शस्त्र और बारूद पड़े थे उनमें धमाका होता है और उसी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु का समाचार जब चित्तौड़ यानी उदय सिंह के पास पहुंचता है तो वो खवास खां को वहां से अपदस्थ करके भगा देते हैं और पुनः चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ ये कुछ बातें जो उदय सिंह के संदर्भ में जाननी थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करेंगे अपन उदयपुर नगर की स्थापना। 1559 में उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है। उदयपुर की स्थापना, उदयपुर नगर की स्थापना कर दी गई। अब अकबर क्यों चित्तौड़ पर आक्रमण करता है? भैया अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण है? क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं ये बात है 1559 की, जबकि नागौर दरबार का आयोजन तो उन्होंने 1570 में किया था, 3 नवंबर 1570 में। तो अभी तक तो ये स्थिति बनी नहीं थी कि किसी को अपने अधीन लाना है बलपूर्वक। अभी तो उन्होंने 70 के अंदर सभी को मौका दिया था। अकबर द्वारा ये मौका प्रदान किया गया कि राजपुताने के शासक स्वेच्छा से मुगल अधीनता में आ जाए। तो क्यों 1559 में उन्होंने यानी अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तो उसका कारण बनता है मालवा का शासक बाज बहादुर। मालवा का बाज बहादुर जो है उसे उदय सिंह द्वारा शरण प्रदान की जाती है और यही वो कारण है जिसकी वजह से अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध, लेकिन उस युद्ध में लड़ने के लिए स्वयं अकबर उपस्थित नहीं होता है। वो अपने प्रधान सेनापति मान सिंह के साथ में आसफ खां को भेजता है और उनके नेतृत्व में हल्दी घाटी का यह प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा उदय सिंह के शासनकाल में, तब स्वयं अकबर भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए उपस्थित होता है। देखिएगा बाज बहादुर को शरण देने के कारण ही चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद में हम देखेंगे कि चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर के द्वारा जब किया गया तो उस आक्रमण के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले और आक्रमण जो हुआ उसमें कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। तो देखिएगा सबसे पहले तो तारीख की बात कर लेते हैं, डेट क्या रहेगी? तो डेट है 23 अक्टूबर 1567।
23 अक्टूबर 1567 और जो बात मैंने आपको बताई थी 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई है। तो काफी इतिहासकार या काफी लोगों का ये मानना है, पढ़ाने वालों का, कि वे कहते हैं कि उदय सिंह इस युद्ध और आक्रमण से घबरा करके भाग गए थे। लेकिन मैं आपको जानकारी में लाना चाहूंगा कि तब चित्तौड़ के अलावा उदयपुर नगर की भी स्थापना हो चुकी थी। तो उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की गिरवा का जो क्षेत्र पड़ता है, गिरवा, जिन्हें गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं, यानी मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर के आसपास जो तस्तरी नुमा पहाड़ियों की संरचनाएं होती है, उन तस्तरी नुमा पहाड़ी संरचनाओं को गिरवा कहते हैं। तो गिरवा की पहाड़ियों में उदय सिंह भाग गए थे, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र पे सुरक्षा का प्रभार अपने पास रखा था और चित्तौड़ का भार उन्होंने सौंपा था अपने विश्वस्त सामंत, जिनका नाम है फतेह सिंह, जिन्हें फत्ता सिसोदिया के नाम से भी हम जानते हैं। तो डेट रहती है आक्रमण की 23 अक्टूबर 1567, अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़ का जो कार्यभार सौंपा गया है वो सौंपा गया है फतेह सिंह सिसोदिया, या जिन्हें हम इतिहास में फत्ता सिसोदिया के नाम से जानते हैं, फत्ता सिसोदिया। और फत्ता सिसोदिया की सहायता के लिए इनके फत्ता सिसोदिया का जो ससुराल है, जो फत्ता सिसोदिया का ससुराल नागौर में है, नागौर के मेड़ता में, और फत्ता सिसोदिया के जो साले साहब है उनका नाम है जयमल मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया के जो भतीजे हैं जो इनके साथ में यहाँ उपस्थित होते हैं, उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। अब इस चित्तौड़ आक्रमण के समय में सारी कमान फतेह सिंह या फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया के कंधों पर आ जाती है, और जयमल मेड़तिया के भतीजे जो उनके साथ में हैं, जिनका नाम है कलाजी राठौड़। देखिएगा स्थिति क्या बनती है कि आक्रमण के समय जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया जो है वे चित्तौड़ दुर्ग की प्राचीरों पर उसकी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए घूम रहे होते हैं, और उसी समय अकबर के द्वारा अपनी बंदूक, जिसका नाम है संग्राम नामक बंदूक से एक गोली दागी जाती है, और वो गोली सीधी जयमल मेड़तिया के पैर पर लगती है और जयमल मेड़तिया इससे घायल हो जाते हैं। और इस स्थिति को देखते हुए उनके भतीजे कलाजी राठौड़ उन्हें अपने कंधों पर उठा लेते हैं, और दोनों चाचा भतीजा अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। और इस दृश्य को देखकर मुगल सेना ये कहती है कि ये युद्ध कोई मानव नहीं लड़ रहा है, ये तो 4 हाथों वाला देवता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से फिर निकल करके आता है कि राजस्थान में 4 हाथों वाला देवता या लोक देवता की संज्ञा किसे दी गई है, तो उसमें आपका उत्तर होना चाहिए कलाजी राठौड़, क्योंकि उन्होंने अपने घायल चाचा को अपने कंधों पर बिठाया और दोनों चाचा भतीजा अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथों में तलवार लिए मुगल सेना पर टूट पड़ते हैं। और फिर देखेंगे स्थिति क्या बनती है। यहां युद्ध में लड़ते हुए जो कलाजी राठौड़ है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इन्हीं कलाजी राठौड़ की चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करते समय तीसरे द्वार, जिसको कहते हैं भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है, कलाजी राठौड़ की छतरी। और भैरव पोल से एक रिलेट करते हुए बताऊंगा कि कलाजी राठौड़ जो है उनके गुरु का नाम भी भैरवनाथ था। ये भैरवनाथ कौन है? ये कलाजी राठौड़ के गुरु हैं। इस आक्रमण के समय फतेह सिंह सिसोदिया जो है वे केसरिया करते हैं, और फतेह सिंह की जो पत्नी है जयमल मेड़तिया की बहन है, और हमारे जो 4 हाथों वाले लोक देवता है कलाजी राठौड़, उनकी बुआ हैं जिनका नाम है फूल कंवर। ये फूल कंवर इस चित्तौड़ आक्रमण के समय जौहर व्रत का पालन करते हैं। तो केसरिया किया किसने? फतेह सिंह सिसोदिया ने। और यहाँ जौहर व्रत का पालन किसने किया? उनकी पत्नी फूल कंवर ने। तो देखेंगे हम यहाँ पर ये फिर से एक साके की स्थिति बन गई। तो पहला साका जैसे पहले वीडियोस में हम देख चुके हैं, पहला साका चित्तौड़ में जो हुआ रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, और जिसमें केसरिया किया रावल रतन सिंह और उनके राजपूत सरदारों ने। उसके बाद में दूसरे साके की बात करते हैं तो रानी कर्मावती जौहर व्रत का पालन करती है और बाघ सिंह के द्वारा
केसरिया किया जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध इतिहास का चित्तौड़ दुर्ग में होने वाला तीसरा साका, जिसमें केसरिया, फतेह सिंह सिसोदिया और फूल कंवर द्वारा जौहर व्रत का पालन किया जाता है। अब मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था चित्तौड़ के आक्रमण के समय अकबर वहां स्वयं उपस्थित था, अब उस भूमिका को मैं आगे लाऊंगा। अकबर जब अपने हाथी पर बैठ करके इस युद्ध भूमि में शामिल होता है तो एक राजपूत सरदार जिनका नाम है ईसरदास चौहान, ईसरदास चौहान गजारूढ़ अकबर पर उस हाथी की सूंड पकड़ करके और फिर अकबर के ऊपर एक भाले का प्रहार ईसरदास चौहान द्वारा किया जाता है और अकबर के मुख से अनायास ये बात निकलती है कि जीवन में पहली बार मैंने अपनी मृत्यु को इतने करीब से देखा है। और उन्होंने कहा कि जिस मेवाड़ की धरती के सामंत और सरदारों में इतना सामर्थ्य है तो वहां का शासक कितना प्रभावशाली और ताकतवर होगा। तो ईसरदास चौहान, ये भी एक पॉइंट निकल करके आता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ईसरदास चौहान द्वारा अकबर पर हमला किया गया, अकबर पर भाले से हमला किया गया और अकबर ने अपने मुख से इस वक्तव्य को या इस कथन को कहा कि आज मैंने अपनी मृत्यु को जीवन में पहली बार इतने करीब से देखा है। इस युद्ध के बाद की स्थिति आप देखिए तो इस युद्ध के बाद अकबर वीर राजपूतों के बीच कत्लेआम की घोषणा कर देता है और काफी बड़ी संख्या में राजपूतों का कत्लेआम किया जाता है। और यही वो घटना है इतिहास के अंदर, मुगल साम्राज्य के अंदर अकबर पर यह सबसे बड़ी एक कलंकित करने वाली घटना है और अकबर के चरित्र पर लगने वाला एक गहरा दाग। तो हम कह सकते हैं कि 23 अक्टूबर 1567 को होने वाला चित्तौड़ आक्रमण और आक्रमण के पश्चात राजपूतों का कत्लेआम करने का जो आदेश अकबर ने दिया वो अकबर के चरित्र पर लगने वाला सबसे बड़ा धब्बा है। तो हम लिख सकते हैं इसको धब्बा, चरित्र पर धब्बा। किसके चरित्र पर धब्बा? अकबर के चरित्र पर धब्बा। लेकिन अकबर कहीं ना कहीं वीरता का पारखी था, उसका सम्मान करने वाला था। जब उसने जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की इतनी बहादुरी भरे इस शौर्य को देखा और युद्ध भूमि में उनके शौर्य का जब उसे परिचय प्राप्त हुआ तो युद्ध के पश्चात उसने उन दोनों राजपूत सरदारों की काले संगमरमर के पत्थर से गजारूढ़ यानी कि हाथी पर बैठी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण करवाकर अपने आगरा के किले के बाहर उनको लगवाया। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये प्रश्न 1-2 बार पूछा भी गया रीट एग्जाम के अंदर कि आगरा के किले के बाहर हाथी पर बैठी हुई काले संगमरमर पत्थर की मूर्तियां किन 2 व्यक्तियों की हैं या किन 2 व्यक्तियों की वो मूर्तियां बनवाई गई अकबर द्वारा। तो जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़, हाथी पर बैठी हुई गजारूढ़ काले पत्थर की मूर्ति आगरा दुर्ग के बाहर लगवाई गई। हालांकि आगे चल करके औरंगजेब इन मूर्तियों को तुड़वा देता है और बाद में वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये मूर्तियां हमें देखने को मिलेगी बीकानेर दुर्ग यानी जूनागढ़ दुर्ग के बाहर ये मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकबर का जो ये आक्रमण रहा चित्तौड़ पर, यह उसके चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि इतिहासकार तो अकबर को कहीं ना कहीं महान की संज्ञा देते हैं और यहाँ युद्ध समाप्ति के बाद आक्रमण जो समाप्त हो गया है, रिजल्ट आ गया उसका सामने कि भाई उनका विजय हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसने राजपूतों के बीच कत्लेआम करवाया और ये उसके चरित्र पर लगने वाला एक बहुत बड़ा धब्बा था, अकबर के चरित्र का बहुत बड़ा धब्बा। अब आगे की एक बात और आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को विजिट कर लिया, जीत लिया, इसके बाद में जब अमर सिंह प्रथम के द्वारा जब मुगल राजपूत संधि की गई और उस समय पुनः चित्तौड़ दुर्ग राजपूतों को यानी कि सिसोदिया राजवंश को सुपर्द किया गया, तब तक चित्तौड़ दुर्ग जो है वो मुगलों के नियंत्रण में ही रहा। यानी कि इस आक्रमण के पश्चात चित्तौड़ दुर्ग से सिसोदिया राजवंश का संबंध एक प्रकार से टूट गया और ये संबंध पुनः कब बनता है? जब अमर सिंह प्रथम मुगलों के साथ में
राजपूत मुगल संधि करते हैं तब पुनः ये दुर्ग उन्हें सौंप दिया जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से अकबर ने उदय सिंह के विरुद्ध चित्तौड़ का आक्रमण किया और उसके क्या रिजल्ट निकले। इसी के साथ में आज की ये क्लास समाप्त। थैंक यू।